बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में रफ्ता रफ्ता फिर से वही मोड़ हमें दिखाई दे रहा है जिस मोड़ के ऊपर दोनों सियासी फरीकैन जो थे एक दूसरे से रूठे दिखाई दिए और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते दिखाई दिए। लेकिन अब के मंजरनामे में क्या कोई तब्दीली हो सकती है? क्या बज़ाहिर ऐलानात कुछ और हैं, बयानात कुछ और हैं और पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? क्या वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर माइल हो जाएगी? अगर मुज़ाकरात पर माइल हो सकती है तो कितने वक्त का अरसा दिया जा सकता है? अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या शराइत आयद हो सकती हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करती है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए बगैर इंतखाबात हो सकते हैं? क्या नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं? क्या इस मुआशी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में नए इंतखाबात का बजट मौजूद है या उसके लिए असर नौ हमें स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगी? ये तमाम तर मामलात के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के माबैन चल क्या रहा है? बज़ाहिर जो मंजरनामा है क्या वही बातें हैं या पसे पर्दा कुछ और चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। बैकडोर डिप्लोमेसी ये चल रही है। कोई सहूलतकार है जो कोशिश कर रहा है कि मुल्क के इंतहाबी अमल जो है वो एक ही दिन हो। मैं कह रहा हूँ कोई सहूलतकार है जो कोशिश कर रहा है कि मुल्क का इंतहाबी अमल एक ही दिन हो। इसलिए कप्तान जो है वो फौरी तौर पर कोई सख्त रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पे दो ग्रुप बन चुके हैं। मरियम का ग्रुप किसी सूरत में इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के हक पे नहीं है। इसी तरह पीडीएम के अंदर बाकायदा जो लोग मौजूद हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत में, मैं ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, किसी सूरत में भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन के हक में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन के हक में नहीं है। उसकी बड़ी वजूहात है। पीपल्स पार्टी कहती है हम जल्द इलेक्शन कराएंगे, तो सिंध के अंदर जो अभी उनके पास टाइम है वो कहते हैं हम अचीव नहीं कर सकेंगे। हम ना बल्दियाती इलेक्शन जीत सकेंगे, ना हम सिंध के अंदर आइंदा दोबारा से हुकूमत बना सकेंगे, क्योंकि सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सख्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। MKM जो है वो इक़्तिदार के दरिया की मछली है। वो भी हर सूरत में चाहती है कि इक़्तिदार में ही रहें, दोबारा इलेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि दोबारा इलेक्शन में जाने से शायद MKM को इतनी सीटें भी जो है, नशिस्तें भी जो है वो ना मिल सके। आगे आप आज मुस्लिम लीग नून देखें, नवाज शरीफ और मरियम ने उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक उसे मुकम्मल यकीन दहानी ना हो कि हम इक़्तिदार में नहीं आ जाए, कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो वो अभी तक उनको दूर दूर तक किसी तरफ से ये यकीन दहानी नहीं है। उन्हें तो बार बार ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में आए, आकर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करें। तो अवामी राब्ता मुहिम के नाम से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है और मरियम साहब का अभी इलाज पूरा नहीं हुआ। तो उनको सेहत मिलनी है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के ईवानों से आने वाली हवा जब उनके चेहरे पे पड़ेगी, जब उन्हें पता होगा कि इक़्तिदार के ईवानों पे मेरा भाई नहीं, मैं या मेरी बेटी बैठ रही हैं, तो फिर उन्होंने आना है। लिहाजा ये जो मामला है, जो सहूलत का बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कप्तान इसमें विन है। मैं आपको बता दूं, कप्तान इसलिए विन है, कप्तान ने पिंडी जाके ऐलान किया, इस्लामाबाद की तरफ नहीं गया। कप्तान ने यहाँ मुज़ाकरात की दावत दी, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अब जो लूज़र है वो हुकूमत है। हुकूमत की तरफ से किसी सूरत में भी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत एक शख्स की हो तो बात हो सकती है। हुकूमत के अंदर कई ऐसी जमातें मौजूद हैं जिन्हें पता है कि आइंदा इलेक्शन में, उनमें से तो बहुत सी जमातें ऐसी हैं शायद आइंदा इलेक्शन में उन्हें यह भी मौका ना मिले कि कौमी असम्बली के ईवान के अंदर जाकर वो किसी पार्लियामेंटेरियन की नशिस्त पर बैठ सकें। ये भी हालात हैं उनके अवामी तौर पर। तो अब इस सारे मामले में मुझे किसी सूरत में भी
किसी सूरत में भी मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। यासर, मेरे पास ये मुसद्दका इतला है कि बैकडोर डिप्लोमेसी नाकाम, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं हो रहा। अब इलेक्शन उसी सूरत में होने हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दें कप्तान, और कप्तान असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ख़त्मी फैसला कर चुके हैं। राना साहब, इसमें सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील ही करे, वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात पे तो तभी आएगी कि उसे ये खदशा होगा कि असम्बलियाँ तहलील करने की सूरत में कुली तौर पे हमें इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, तो तब कौन सी पोजीशन होगी कि वफाकी हुकूमत माइल हो जाएगी? जिस दिन असम्बलियाँ तहलील होंगी तो वफाकी हुकूमत जो है इसका उस वक़्त हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना इन्हें पड़ेगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं यासर, बड़ी क्लियर। अब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो आपको मार्च से पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मार्च से पहले जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जनवरी फरवरी यानी मार्च के आगाज़ में या मार्च इलेक्शन आप करवा देते हैं। अब जिन लोगों के पास ये कहना है कि जनाब के मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते कि जनाब रमज़ान शरीफ है, तो एक यही इसी मुल्क के अंदर एक इलेक्शन रमज़ान शरीफ में हुए हैं कि मैं रिकॉर्ड में है ना, सारा चीज़ें मौजूद। उसके बाद आप आ जाएं कि ये किसी सूरत में भी ना कोई कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है जो आज हमदुल्ला साहब ने कहा है जी हमारी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। इन्हें कानून के मुताबिक 5 साल से आगे जिस तरह असम्बली 1 घंटा नहीं निकाल सकती, इसी तरह जब असम्बली एक होता है इस्तीफा देना, वो होता है मंजूरी से मशरूत, ये है असम्बली तहलील करना। और जब असम्बली तहलील हो जाती है, और ये असम्बली तहलील हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की और उसके बाद दूसरे सूबे की, 2 सूबों में जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो आपको इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता है। अब जो आपका सवाल है कि क्या वफाक घुटने टेकेगी, वफाक के पास इसके अलावा रास्ता होगा कोई नहीं। ये किस तरह मुमकिन है कि 67% जो इलाका है उसमें आप इलेक्शन करवा दें और बाकी जो है जगह वहाँ पर आप इलेक्शन ना करवाएं, और ये इलेक्शन एक किस्म के समझे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाने हैं। अगर पंजाब में जो मौजूदा सूरत हाल है, PTI जीत जाती है, KPK में PTI जीत जाती है और 2/3 अक्सरियत से दोबारा ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो 4 माह बाद या 5 माह बाद जब वफाकी हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाएगी, तो वो इंतखाबात जब होंगे तो उस वक़्त गैर जानबदार हुकूमत नहीं होगी, न्यूट्रल हुकूमत नहीं होगी, उस वक़्त एक सियासी जमात की हुकूमत होगी। तो किस तरह मुमकिन है कि वो सियासी जमात की हुकूमत जो है, उसके अलावा भी तो सिस्टम डीरेल हो जाता है ना। यानी अगर यहाँ पे पहले इंतखाबात हो जाते हैं, वफाक में बाद में होंगे, तो फिर 5 साल तो बाद में जाके पंजाब और KP के पहले पूरे हो जाएंगे। क्या फिर पूरी रूटीन तब्दील कर दें? जी बिल्कुल इसी तरह होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि जैसे ही समझ होंगी तहलील होंगी तो वफाक को इसकी तरफ जाना पड़ेगा। जो लोग दावे कर रहे हैं हम नहीं जा रहे, वो जाना पड़ेगा। यासर, उसकी वजूहात है, मैं आपको बता दूं, आइंदा आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं हैं। मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूं। आपको पता है IMF जो है वो आपके साथ बिल्कुल सख्त नाराज है। IMF के साथ आपने किया हुआ वादा जो है उसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं की। इसी वजह से आपको वो तमाम ममालिक जिन्होंने पैसा देने का वादा किया था उनकी तरफ से डिले किया जा रहा है, ताखीर की जा रही है। IMF जो है वो आपको दूसरी किस्त देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप IMF से दूसरी किस्त लेते हैं और वो दूसरी किस्त देते हैं, उसके पास जो टैक्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे, और अगर आप वो टैक्स लगाते हैं तो अवाम जो है वो तो आपका कबारा निकाल देंगे। इस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट देखा आज आपने? जी, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफा नवाज खोखर एक ही डगर पे चल रहा है। ठीक, तो ये मुझे बताइए कि ये होने वाला है। इसलिए आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये हालात बड़े खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रहे हैं, और इस खौफनाक सूरत हाल में कप्तान जो है वो अच्छा खेलेगा। यानी कप्तान की कैंपेन ठीक है, कप्तान के लोग ठीक हैं, पंजाब में उनकी वर्थ मुकम्मल हो चुकी है। उस वक़्त पंजाब में उन्होंने अपनी अहमियत मनवाई है जिस वक़्त वज़ीर आला हमजा शहबाज थे, जब उनको पसे पर्दा तमाम कुव्वतों की हमायत हासिल थी, जब फंडिंग से लेकर पुलिस, जब हर चीज़ उनके पास थी। कप्तान उस वक्त जीत गया। अब तो कप्तान की हुकूमत है, कप्तान ने डिलीवर किया है, और डिलीवर करने के बाद किस तरह हो सकता है कि 2 सूबों में कप्तान ना जीते।
आप तो ये तो किसी सूरत में वारे में नहीं आएगा। और मेरा ख्याल है कि कुछ समझदार हलके जो हैं वो इनको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बैठी मौजूद हुकूमत के वज़ीर आज़म बेबस हैं, वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान की इस्तेमाल किसी और मुल्क में हो रही है, हुक्म किसी और जगह से आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठी हैं वो इक़्तिदार ख़त्म होने के डर से किसी सूरत में नहीं चाहती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि कल हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो सिंध में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो यासर अभी तक तो ये है, बैकवर्ड डिप्लोमेसी कामयाब होती नज़र नहीं आती, ये उस सूरत में कामयाब होगी। मैं आपको फिर आज के प्रोग्राम का वक्त और डेट नाउ जो है हमारे नाज़रीन जो है वो नोट कर लें, ये उस वक़्त कामयाब होगी जिस वक़्त असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। उससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं है, इनको असम्बलियाँ तहलील करना पड़ेंगी। और कप्तान ने इसीलिए अपने बहुत से लोगों को ये कह दिया है कि आप अपने अपने हलकों में जाके इलेक्शन की तैयारी करें, यानी जिनकी टिकटें कन्फर्म कर दी गई हैं। अब मैं आपको खबर दे देता हूँ, बहुत से लोगों की टिकटें कन्फर्म कर दी गई हैं और उनको कहा गया कि आप अपने अपने हलकों में जाके इलेक्शन की तैयारी करें। जिनको नहीं कहा गया वो समझ लें कि जनाब उनके पास अगले इलेक्शन में कप्तान की टिकट नहीं है। कप्तान ने इस दफ़ा एक एक हलके में किस तरीके से कौन क्या करता है, इवन लॉन्ग मार्च जो हुआ उसमें मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। लॉन्ग मार्च में शेहूपुरा से एक रिपोर्ट जाती है, मैं आपको मजे वाली बात बताऊँ, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि सवाए सरदार सरफराज डोगर के पूरे शेहूपुरा में या हुरम एक थोड़ी विरक था बिलाल विरक, इन दोनों के अलावा सरदार सरफराज डोगर और बिलाल विरक के अलावा बाकी लोग चंद गाड़ियों में गए हैं और फोटो सेशन करवा के आ गए। उसके बाद लाहौर में मियां असलम इकबाल, हसन जमान, डॉक्टर यास्मिन राशिद, यासर गिलानी और ये मियां अजहर साहब के साहबजादे जो हैं हमाद अजहर। लेकिन सबसे बड़ा जुलूस में लिखा गया है कि मियां असलम इकबाल लेके गया। उकारा से कहा गया कि चौधरी औरंगजेब वो सबसे बड़ा जुलूस लेके गया और उसके मतलब लिखा गया कि चौधरी औरंगजेब जो है वो कमो बेश 13 से 14 हज़ार लोग लेके गया। और यहां लाहौर वालों के अंदर लिखा गया कि बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ मुख्तलिफ जुलूसों के आगे खड़े होकर फोटो सेशन कराते थे। अब कप्तान के पास हर जगह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रिपोर्टें हैं। अब उन रिपोर्टों की रोशनी में इन्होंने आगे टिकटें फाइनल करनी है कि किसको कहां पे टिकटें मिलनी है। मतलब एक शख्स के मतलब तो ये लिखा गया कि वो अकेला अपनी गाड़ी में गया, साथ 3 लोग थे और जहां जुलूस देखते थे मोटरवे पे गाड़ी अंदर आगे करते थे और गाड़ी से बाहर निकल के तस्वीरें बना के कप्तान के ग्रुप में भेजते थे कि जनाब देखें ये हमारे साथ। लेकिन कप्तान लाहौर से निकलते, लाहौर से आते, पिंडी से निकलते, पिंडी से जाते, जेलम से कौन गया, फलां से गया, एक एक चीज़ उनके पास मौजूद है। इसलिए कप्तान ने तो इलेक्शन की तैयारी शुरू करवा दी है और ये टारगेट दे दिया कि आप इलेक्शन जो है मार्च में होना है, आप अपने हलकों में जाएं, काम करें जाके। और दूसरी बात आपको बताऊं, बड़े नाम मुस्लिम लीग नून के, बड़े नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असम्बली तहलील होने दें, उसके बाद देखिएगा किस तरह उठ के आते हैं। लेकिन राज सवाल ये पैदा होता है कि माजी की तजर्बाकारी तो फेल रही थी, अब की बार अगर ये लोग आएंगे तो किस तरीके से एक्सेप्ट अब ये लोग हैं, माजी की तजर्बाकारी इसलिए फेल रही कि माजी में खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों के कहने पर मुख्तलिफ लोगों को टिकटें दी। या सर हुआ क्या कि राना अजीम एक जमात में आया और राना अजीम ने कहा जनाब 20 टिकटें ये मुझे दे दें, मैं बांटता हूँ, बांट दी। एक ने कहा 40 मैंने बांट रही हैं। फिर उन लोगों ने अपनी लॉबिंग बनाई और लॉबिंग बना के खान को नुकसान समझा। अब टिकटें अगर कोई आता है तो वो एक आएगा, उसके कहने पर 100 बंदे को टिकट नहीं दी जाएगी, टिकटें खान साहब देंगे, तकसीम खान साहब करेंगे। और मैं आपको खबर दे देता हूँ बड़ी, खान साहब तारक बशीर चीमे के हल्के में इतना मजबूत कैंडिडेट लेके आ रहे हैं और वो कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं कि जिसके बाद जनूबी पंजाब यानी बहावलपुर, यजमान और इन साइडों पे शायद मुस्लिम लीग नून और तारक बशीर चीमा इन दोनों ग्रुपों के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त हो। नया चेहरा है,
नहीं नहीं, चेहरा पुराना है, तगड़ा चेहरा है। जब आप अपनों को मुस्तरद कर देते हैं तो फिर वो किसी ना किसी और ठिकाने पे चले जाते हैं। तो ये होने जा रहा है। इलेक्शन आइंदा की तैयारी है। हुकूमत ने बिल्कुल डायलॉग नहीं करने, डायलॉग का नाम ज़रूर लेना है। बैकडोर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाएगी। जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो उसके बाद फिर दोबारा जाके मामला किसी डगल पे आएंगे, इसके बगैर नहीं। और मैं आपको ये भी खबर देता हूँ बिल्कुल क्लियर, सिर्फ पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ में तोड़फोड़ नहीं होगी, बाकी हर सियासी जमात में तोड़फोड़ होगी। कोई एक चेहरा भी नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ का कोई चेहरा किसी और तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई टिकट का उम्मीदवार हुआ और उसे कभी उम्मीद हुई कि टिकट उसे मिलेगी, ना मिली, तो तब भी उसके टूटने के इम्कानात नहीं है। वो इंतज़ार करेगा बल्दियाती चेयरमैनशिप का, इंतज़ार करेगा सेनेटर का, इंतज़ार करेगा खान की छोड़ी हुई सीट पे ज़िमनी इलेक्शन का। चले मैं आपको बता देता हूँ ये मामला। अगर चले एक और खबर दूँ, जिस तरह टेक्निकल, एक और खबर दूँ। जी जी, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जिन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, कप्तान भी उन हलकों से इलेक्शन लड़ेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि लीडर के मुकाबले में आएगा। और पहली दफा ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा कि लीडर को अपने हलके से निकलने की गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमानतें जब्त हो सकती हैं? मैं कह रहा हूँ बराबर कुछ होना, आप देखते तो जाएं। याद करें आपने, मैंने एक इंटरव्यू किया था इससे कुछ 6-7 माह पहले, याद है ना, चौधरी परवेज साहब का। जी, उन्होंने कहा था 90% या 80% चेहरे नहीं होंगे। तो ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। मैं ये आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ भाई। सिंध में साईं इसके अलावा इस्तेमाल कोई लफ्ज़ नहीं होता था। अब लोग गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं। अब जनूबी पंजाब हो या सिंध हो, बलोचिस्तान हो या KPK हो, अब सरदारी नहीं है। अब लोगों में शऊर आ चुका है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इस मोबाइल ने इतना शऊर दे दिया जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इस टीवी ने इतना शऊर दे दिया जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब यंगस्टर जो है वो फैसले करता है। अब खवातीन फैसले करती हैं, वो देखते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, गैस आपकी नहीं है, सोयाबीन आपका नहीं है, पीने के लिए पानी आपको मुयस्सर नहीं है, बिजली सर्दी होने के बावजूद नहीं मिल रही, खाने के लिए किसी घर में 500 से कम में हंडियां नहीं पकती, उसमें गोश्त शामिल नहीं है, गोश्त नहीं है, ये दाल। और सर कह रहा हूं किस तरह करेगा? 15,000 जिसकी तनख्वाह है यासर, और वो बेचारा तो 15 दिन खाना नहीं खा सकता। 20,000 जिसकी तनख्वाह है वो अपने बिलों में नहीं कर सकता। लोगों ने स्कूलों से बच्चे उठा लिए हैं, लोगों ने बेचारों ने 3 टाइम काम शुरू कर दिए हैं, घरों में औरतें कपड़े सीती हैं, हावत सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है। जहां 3 बच्चे पढ़ते थे वो 1 पढ़ रहे हैं। ये तो आलम कर दिए। तो इस पे इनको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा वोट इनको, इसलिए ये डरते हैं, इसलिए इनको ये खौफ है। बार बार टीवी पे आके कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते हैं हम बड़े पॉपुलर हैं। ये पॉपुलर है, आए, क्यों डर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं अगले 8 से 10 दिन में या 15 दिन में अगर IMF ने इनको किस्त दे दी तो फिर इनको किसी और तरह से पैसे मिलेंगे, और उस किस्त मिलने के बाद उसका हमाजा इनको जो भुगतना पड़ेगा लग पता जाएगा। आम आदमी पे जो टैक्स लगने जा रहा है, आपके सांस लेने पे भी टैक्स होगा, आपके सोने पे भी टैक्स होगा, आपके उठने बैठने पे भी टैक्स होगा। यानी कहने का मकसद इस कदर खौफनाक टैक्स लगने जा रहे हैं। अमीर को फर्क नहीं पड़ता, वो तो अमीर से अमीरदार होता जा रहा है। फर्क तो पड़ रहा है 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह वाले को भी फर्क पड़ रहा है। और कितने लोग हैं ये? आपके 80% लोग जो है ना वो 30,000, 35,000, 50,000, 80 ना लगा लें, 70,000% लोग लगा लें, 70% लोग लगा लें, इतनी तनख्वाह वाले हैं। बाकी तनख्वाहदार तबका जो है बेचारा मर के रह गया इस हुकूमत में। एक चीज नहीं दी इन्होंने। तो अब ये इलेक्शन में जाएंगे ना, बैकवर्ड डिप्लोमेसी कामयाब होगी, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब कप्तान असम्बलियां छोड़ेगा, और कप्तान ने असम्बलियों से असम्बलियां तहलील करने का हतमी फैसला कर लिया होगा। अच्छा राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक ऐसा पॉपुलर लीडर जो माजी करीब में हुकूमत में मौजूद था और मुस्तकबिल करीब में उसे टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है इम्कान कोई? बिल्कुल नहीं। जो साथ खड़े तो साथ खड़े। आपका इशारा जिस तरफ है ना, मेरा इशारा, मैं कुली तौर पे बात कर रहा हूँ। आप
मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ रोजाना, मैं ठीक है। कप्तान के साथ जो लोग आज के दिन तक खड़े हैं, कप्तान आखिरी दिन तक उनके साथ खड़ा होगा, सही, लिहाजा टिकट मिलेगी। सही। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुके हैं। असम्बलियाँ तहलील तभी वफाकी हुकूमत घुटने टेकेगी। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रेटजी के ऊपर बात की जाएगी। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा, इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस महीने के आखिर तक या मार्च तक अगर आप इलेक्शन पे हामी भरते हैं तो हम असम्बलियाँ तहलील करने से रुक सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत क्या इसका इशारा दे रही है? वफाकी हुकूमत की अभी जो बयानबाजी है, क्या उसमें नरमी आ सकती है? नरमी आएगी तो कब तक आएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक बैठ कर इंतजार करेगी और उसके बाद वो फैसला करेगी कि असम्बलियाँ तहलील करनी है या नहीं? इसी बारे में बात करेंगे। मुशीर दाखिला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। उमर सरफराज साहब, कब तक इंतजार किया जाएगा वफाकी हुकूमत के जवाब का, और आपको उम्मीद क्या है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से किस तरह का जवाब आएगा? देखिए, हम तो ये उम्मीद करें कि वफाकी हुकूमत कोई होश के नाखून लेगी और जितनी जल्द होगा एक फैसला कर लेगी, क्योंकि मुल्क के अंदर जो जारी मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो दिन ब दिन जो है बद से बदतर होता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए फौरी तौर पर जो है नए शफाफ इलेक्शन का जो है एहतमाम किया जाए, और ताकि जो भी मैंडेट लेके आए वो बाकायदा तौर पर हुकूमत की बात पर। चीमा साहब, अगर हुकूमत अपनी हट दर्मी पे कायम रहती है और किसी सूरत में भी, जो आज PDM के जो तर्जमान हैं उन्होंने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है, जो उनके तर्जमान है, कि हम किसी सूरत में भी मुद्दत पूरी किए बगैर नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन 2024 में हो, एक साल मज़ीद हम ले लें। तो PDM के इस तर्जमान का बयान, यानी PDM का बयान है, तो इसके बाद अब आपके पास क्या गुंजाइश रह जाती है? अब भी आप मुज़ाकरात का या किसी तरफ से ऑफर का या किसी तरफ से किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे? मुझे नहीं मालूम आप किस तर्जमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दो वफाकी वज़रा हैं, ख्वाजा साद और राना साहब, दोनों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अपने तहाज़ियों से मुशावरत के बाद जो है कोई, ये मैं हमदुल्ला की बात कर रहा हूँ, हाफिज हमदुल्ला जिन्होंने आज कहा है, ये तर्जमान है। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारी जो बात की ऑफर है वो हुकूमत के लिए, और उनकी जानिब से जो अभी तक बात यही आई है कि वो अपने तहाज़ियों से मशवरा करके बात बताएंगे। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि PDM की तो ख्वाहिश यही है कि वो इक़्तिदार से चिमटे रहें, क्योंकि इक़्तिदार में आने का जो मकसद था NRR 2 तो वो ले चुके, और अब उनकी यही कोशिश है कि जितना अरसा भी वो इक़्तिदार से चिमटे रहें, तो बजाय इसके कि जो है उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़े। और इलेक्शन में आपके सामने के जिस तरह से बाई इलेक्शन में उनको जो है तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पिछले जो दो रिसेंट जो बाई इलेक्शन हुए उसमें, तो इलेक्शन से जो भाग रहे हैं पिछले 4 महीने, और उनकी अना और जिद की वजह से ये हालात जो है वो इस नए तक पहुंचे हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। उमर सरफराज चीमा साहब, फर्ज कर लें मुज़ाकरात की हामी भर ली जाती है, मेज़ पे बैठ जाते हैं और वो ये शर्त आयद करते हैं कि अभी जो केसेस ख़त्म हो चुके हैं वो केसेस दोबारा नहीं खोले जाएंगे, EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ओवरसीज़ को हक नहीं दिया जाएगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है कि नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो, और साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो है EVM का ना होना जो है, या ओवरसीज को वोटिंग राइट ना देना, मैं नहीं समझता हूँ ये किसी तौर पर भी जो है जमहूरियत के हाथ में होगा। अच्छा चीमा साहब, एक बात तो बताते चलें, ये तो हो गया सारा, चलें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, टाइम देते हैं या नहीं देते। खान साहब जहनी तौर पर तैयार हैं कि मार्च, जिस तरह आज उन्होंने कहा है और कल भी उन्होंने कहा कि मार्च तक देखेंगे इलेक्शन, मार्च तक डेट दे दें हमें, यानी मार्च में इलेक्शन करवा दें। उसके लिए तो फिर ये आखिरी महीना हुआ ना, इसमें असम्बलियाँ खत्म होंगी तो मार्च तक इलेक्शन होंगे ना। जाहिर है मार्च में अगर कराने तो दिसंबर में ही असेंबलियाँ तहलील होंगी तभी हो सकेगा। लेकिन जो जहाँ तक बात जो है
ज़हनी तौर पे क्लैरिटी की, तो वो तो आपके सामने 26 को भी उन्होंने ऐलान किया, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें हमें बतौर जमात तहरीक इंसाफ को इतना खास फर्क नहीं पड़ता अगर 8-9 महीने भी इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे भी हों, लेकिन जिस अंदाज से पिछले 6-8 महीने से मुआशी पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही हैं और जिस तरह से मामला को देखा जा रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि मुल्क की मईशत के लिए ये इंतहाई खतरनाक है। ये जो जत्था बैठा हुआ है वफाक के अंदर, इनका एक एक दिन जो है वो मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। उमर सरफराज चीमा साहब, क्या पीडीएम की तरफ से या किसी मखसूस शख्सियत की तरफ से पंजाब के अराकीन असम्बली से कोई राबिते हुए हैं, उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की गई है? क्या कोई ऐसी इतलात आपको मौसूल हुई? बिल्कुल, वो तो पिछले 4 महीने से आपको पता है, पहले भी इन्होंने जो पंजाब में हुकूमत जो खत्म हुई थी वो इनके इसी तरह के जो है लोटों और नोटों के जरिए जो साजिश की गई थी, उसके बाद भी कोशिश करते रहे पिछले 4 महीने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी मेंबर जो है वो इनके जो है झांसे में नहीं आया और सब लोग जो है वो इमरान साहब की क़यादत पे एतमाद करते हैं और उनके साथ खड़े। अच्छा चीमा साहब, आप चूँकि पंजाब के मशीर दाखिला भी हैं और खान साहब पर जिस वक्त हमला हुआ आप वहीं पे मौजूद भी थे, बड़ी जवामर्दी से आपने डट कर वहाँ पे खड़े भी रहे, मुकाबला भी किया उन तमाम कुव्वतों का जो चाहती थी कि खान साहब को नुकसान पहुँचे, सारा कुछ हो गया। अब एक नया मोड़ आया जिसमें लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद 1, 2, 3, 4 कई ऐसी चीज़ें हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर नवाज शरीफ और मरियम वापस आती हैं तो क्या उनको उस बयान जो लंदन में हुआ है दिया गया है, उस बयान की रोशनी में इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा? बिल्कुल किया जा सकता है और आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं और जो लंदन से बयान आया है, बिल्कुल उसको भी बड़ा जो है उसका भी जायजा लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये जो पुराने वारदाती हैं इनके मुख्तलिफ हथकंडे हैं, तो हम बड़े मुतात होकर इसकी का भी जायजा ले रहे हैं क्योंकि किसी तौर पर भी ये जो है हमारी जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उस पर असरअंदाज ना हो। अगर उसमें कोई फ़ायदा हो सकता है, अगर ये वाकई इसमें कोई हकीकत है तो यकीनन जो है उनको शामिल किया जाए। उमर साहब, 2-3 दिन पहले की खबर यह है कि वो तमाम रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है जिसमें तहकीकात के दायरा कार को वसी करते हुए तमाम लोगों के बयानात कलम बंद किए गए और उसके बाद पहला बयान जो मुल्जिम का लीक हुआ, फिर दूसरा बयान किस तरीके से मीडिया तक पहुंचा, तो ये सारी तहकीकात के अंदर क्या कोई नई पेशरफ्त भी हुई है जो पहले डिस्कस ना हुई हो? नहीं, अभी क्योंकि तहकीकात जारी हैं, अभी बयानात भी दिए जा रहे हैं और अभी ऑफिशियली जो है आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट और आर्म्स की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है और जो दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली मुकम्मल नहीं हुई और जैसी कुछ कोई नई उसमें पेशरफ्त होगी यकीनन हम मीडिया के सामने लेके आएंगे। चीमा साहब, आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है क्या कोई नए चेहरे सामने लाएगी? चलें, ये मैं ये नहीं सवाल पूछता, ये पूछ लेता हूँ। जिस तरह आपके स्पीकर जो हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है भावलपुर में सऊद मजीद साहब और जज्जा से, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े कट्टर हैं। क्या वो मुस्लिम लीग नून में तोड़फोड़ कर रहे हैं? वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं या ज़ाती तलक़ात थे? राना साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि नून लीग और बाकी भी जो बातें हैं उनके बेशतर साथी जो हैं वो राब्ते कर भी रहे हैं तहरीक इंसाफ से और बहुत सारे लोग से इंतजार में कि नए इलेक्शन का ऐलान हो और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हकीकी वालों में आपको एक सुनामी नजर आएगी कि जो जिसका रुख तहरीक इंसाफ की तरफ। तो क्या चीमा साहब फिर से पुराने चेहरों को पार्टी के अंदर लाया जाएगा? कल खान साहब ने पुरानी गलतियों का एतराफ़ किया कि बहुत सी गलतियां हुई, तो वो उन गलतियों में से गलती ये भी समझते थे कि जब लोग आके पार्टी में शामिल होते रहे जो दीगर पार्टियों से रूठ के आते थे, तो क्या अब की बार दीगर पार्टियों के लोगों को टिकट दी जाएंगी या अपने नजरियाती कारकुन को प्रेफर किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे खान साहब ने फरमाया है, बिल्कुल नजरियाती जो लोग इलेक्शन जो जीत सकते हैं डेफिनेटली उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और माजी की गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। इस दफा जो है कैंडिडेट सिलेक्शन है वो पहले से बेहतर हो इंशाल्लाह। तो क्या असफ़ ज़रदारी का मिशन लाहौर नाकाम हो गए? पहले भी नाकाम थे और अब भी जो है वाज़ेह नजर आ रहा है
तो इसमें कोई उनको कामयाबी मिल नहीं सकती, क्योंकि अब तो उनको जो है वो कैंडिडेट जो दूर की बात, मतलब वोटर सपोर्टर्स भी जो है वो दूर दूर तक पीपल्स पार्टी के नजर नहीं आते पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नजर नहीं आ रही, पंजाब की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जरदारी साहब ने यहाँ पे ये भी कह दिया कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा मामला होता है तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? और दूसरा मुझे बता दीजिएगा, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कोई इसमें हकीकत है या नहीं? राना साहब, ये बड़ी कुछ लोगों की ख्वाहिश भी रही है कि खान साहब किसी तरीके से जो है मंसर से हटा दिया जाए, -1 कर दिया जाए, लेकिन आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कातलाना हमला भी हुआ और कुछ लोगों का ख्याल था कि उसके खान साहब नहीं होंगे तो कोई बदला ही नहीं निकलेगा तहरीक इंसाफ का। लेकिन हमारे जो बाकी जो कायदीन थे उन्होंने जो है रैली की जो है क़यादत की, और आपने देखा कि मुख्तलिफ अतराफ से पंजाब में, KP में रैलीज हुई भी, और ये 26 को सब लोग वहाँ पे आए भी। तो ये जो कहना कि जी खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो तहरीक इंसाफ की जो है ये जो रुक जाएगी मूवमेंट, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खान साहब हमारे कायद हैं और वो जहाँ भी होंगे वो इसकी क़यादत करेंगे। उमर सरफराज चीमा साहब, अगले इलेक्शन में PMLQ क्या आपके साथ खड़ी होगी? अगर आपके साथ ही होगी तो अगले CM के उम्मीदवार भी परवेज इलाही साहब हो सकते हैं या नहीं? देखिए, PM मुस्लिम लीग काफ जो है एक इंडिपेंडेंट सियासी जमात है। वो हमारे पिछले जो है जो पंजाब में दौरे हुकूमत है उसमें हमारे इत्तेहादी थे, अभी भी हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पे हमारे साथ चल रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शन में भी वो हमारे साथ ही होंगे। बहरहाल ये उनका अपना इंडिपेंडेंट फैसला है, उनकी अपनी सियासत है। मैंने शहबाज गिल के हवाले से पूछा था, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आपके पास क्या है? वो अभी तक कोई ऐसी कंफर्म खबर नहीं है, अफवाहें हैं अभी तक तो। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि ये जिस अंदाज से अभी भी जो है मुखालफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है उनको हरासा करने के लिए, इसके ऊपर जो है आला अदलिया को जो है फौरी तौर पर नोटिस भी देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक कोई ऐसा जो है कोई हुक्म जो है अदलिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया। आजम सवाती साहब के साथ भी जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके मुख्तलिफ सूबों के अंदर झूठे पर्चे जिस तरह से काटे जा रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि एक पार्टी के ऊपर एक से ज्यादा FIR नहीं होगी और दूसरी तरफ जो है 1.5 दर्जन FIR एक ही बंदे के ऊपर एक ही दिन में हो जाती। सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, इन हथकंडों का भी सामना किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इस वक्त बैठी हुई है कि नए इंतखाबात करवाए जाए। बहुत शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हमारे इस मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत तौर पर जवाब देगी और बैठ के बातचीत हो सकती है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुज़ाकरात की पेशकश को किस नज़र से देखती है? अगर उनकी जानिब से रद्द किया जा रहा है तो किन बुनियादों के ऊपर किया जा रहा है? माजी करीब के अंदर अगर ये कहा जा रहा था कि धौंस और धमकी की सियासत नहीं चलेगी, आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है तो आपको आना चाहिए, तो अब की बार उनकी तरफ से आने का इशारा दिया गया, तो फिर किन बुनियादों पे उस इशारे को मुस्बत तौर पे नहीं देखा जा रहा? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंदोखेल साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मंदोखेल साहब, PTI चेयरमैन पहले चले, आपके मुताबिक बज़िद थे, वो अना की खातिर जंग लड़ रहे थे और उनके मकासद कुछ और थे। अगर अब की बार उनकी तरफ से कोई मुस्बत इशारा हो गया, मुज़ाकरात की मेज़ पे आने की पेशकश कर दी गई, तो वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करने पे रजामंद क्यों नहीं है? देखिए, आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन, जहां RTA सिस्टम बिठा के इस आसमानी मखलूक को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, मगर उसके बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे इमरान नियाजी साहब को ऑफर किए कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाक की मईशत पे बात करें। आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब ने कहा कि ये NRO मांग रहे। उसके बाद ये जो अलगार पिंडी के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर वगैरह वगैरह,
उसके बाद जब ये पिंडी आने का उन्होंने तारीख दे दी है, इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने काबीना की 11 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जो कि इन सारे इशू को देख ले। फिर आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब ने कहा कि इनकी औकात क्या है, ये है कौन बात करने वाले, मैं तो उनसे बात करूंगा जिनसे शहबाज शरीफ डिक्की में चुप चुप के मिलते थे। और फिर उसके बाद तो ये कहते हैं कि मैं उस वक्त मुज़ाकरात करूंगा जब ये तारीख देंगे इलेक्शन के। आप मुझे बताओ, दुनिया के मुल्कों के दौरान, कम्युनिटीज के दौरान, अफराद के दौरान जब मुज़ाकरात या बातचीत होती है तो एडवांस शर्तें कोई नहीं होती है। हाँ, मुज़ाकरात के टेबल पे आते हैं तो फिर दोनों तरफ से वहां पे अपने जो सवालात है या जो मुतालबात है वो सामने रख देते हैं। ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है कि भाई पहले इलेक्शन का ऐलान करो और फिर हम बैठने को तैयार है। और इलेक्शन का ऐलान जो अदम एतमाद की तहरीक आइन के आर्टिकल 95 के तहत पास हुई थी, जो कि माजी में बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ और शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम हुई थी, और बलूचिस्तान की 2 हुकूमती इसी कानून के तहत आर्टिकल 95 के तहत खत्म हुई थी, और उनको अमेरिका की साजिश वगैरह उन सबसे उन्हें जोड़ दिया और फिर खुद ही कह दिया कि वो साजिश नहीं था, उसको रोकने की कोशिश की वगैरह वगैरह, जो भी यू टर्न की एक आदत है। अब सवाल ये, अगर वो मुज़ाकरात इस शर्त कर रहे हैं कि पहले तारीख दो, तो लो जी, मैं कारकुन के हिस्से से उनको तारीख दे देता हूँ। 13 अगस्त 2023 असम्बली का टेन्योर पूरा हो रहा है और उसके बाद निगरान हुकूमत आएगा, और निगरान हुकूमत 1.5 महीने 2 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन का इलेक्शन कराएंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। तो आप कादर मंदोखेल साहब, इसका मतलब है कि हुकूमती इतराफ़ से जो वज़रा कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे, वो मामला और तहरीक इंसाफ का मामला, ये हमें बिल्कुल मंजर पर पहुंचता नज़र नहीं आ रहा। आप हर सूरत में अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, यही फाइनल हुआ है ना फिर? नहीं, देखिए आपने कैसे ये तस्वर कर लिया है कि मैंने आपको माजी की 2018 का बिलावल साहब शहबाज शरीफ के तकरीर का हवाला दिया है। माजी में तो आपकी और मुस्लिम लीग नून से भी बड़ी ऐसी गुफ्तगू होती रही। माजी को छोड़ दें, आइंदा आने वाले वक्त में क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, जमहूरी पार्टी, सियासी पार्टियों के बीच में मुज़ाकरात हमेशा होते हैं और कभी भी टेबल टॉक के जरिए कोई कोई हल नहीं होता है, टेबल टॉक पे होता है। लेकिन अगर वो अपनी शर्तें तो खत्म करे, ये अपनी शर्तें, आप भी तो शर्त रख रहे हैं ना कि वो शर्तें खत्म करें, शुरू तो करें मुज़ाकरात, इस मुल्क के लिए कोई अमन तो पैदा हो। नहीं, देखिए वही बात है ना, आप इनकी तरफ से अगर वो ऐलान कर दे कि हमारे एडवांस कोई शर्त नहीं है और टेबल के ऊपर सारी शर्तें रखेंगे, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ हुकूमत को मुज़ाकरात करने में कोई अर्ज नहीं है और करना भी चाहिए। और हम अपनी क़यादत से भी, यकीनन हमारी क़यादत एक जमहूरी क़यादत है और वो हमेशा मुज़ाकरात के ऊपर ही यकीन रखती है, तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको इसके बावजूद कि ये सारी चीज़ें हम भुगत के, सुन के, गालियाँ सुन के सब चीज़ करेंगे, आपके जो आपने कारतूस अपनी बंदूक में चलाया था वो तो ठुस हो गया। वो जो आपकी 26 नवंबर की तकरीर थी वो ख़त्म हो गई है। तो आप बताओ कि उसूलन तो हमें मुज़ाकरात करनी भी नहीं चाहिए। मैं ना नहीं कर रहा हूँ, उसूलन की बात कर रहा हूँ कि आपने जितनी धमकियां, गाली गलोच, सारे हरबे आपने आजमा लिए और अब आप आ गए, दीवार के सामने खड़े हो गए। अब आपको नीचे सिर्फ काई के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। आपने असम मामूल अपने वादों से यू टर्न लिया है। 26 तारीख को आपने ऐलान किया हम असेंबली तोड़ेंगे, आज 4 तारीख है, अभी तक असेंबली नहीं तोड़े। कल उन्हें कहा इसी महीने तोड़ेंगे अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये अगले इलेक्शन तक इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा, मगर एक और जी मंदोखेल साहब, आप वो बात मुकम्मल कर लीजिएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब की राय ये है कि अभी अगर फौरी इंतखाबात हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और टिकट लेने वाले ज़्यादा अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। क्या आप भी यही समझते हैं? हम क्यों समझेंगे? आपको मेरा इलेक्शन 7 साल पहले जो हुआ था, तो पीपल्स पार्टी ने यह सीट 33 साल बाद जीती और पीटीआई को 6ठे नंबर पे छोड़ दिया। चलो उसको भी छोड़ दिया। और अभी 1.5 महीने पहले जो 9 सीटें तहरीक इंसाफ की खाली हुई है, जिसमें इमरान नियाजी साहब और एक मुल्तान के पीर साहब खड़े थे, उनकी साहबजादी खड़ी थी,
पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, जाले ने इमरान नियाजी साहब को 10,074 वोट से कराची में शिकस्त दे दी है। और इसी तरह हमारे एक जाली मूसा गिलानी साहब ने पीर साहब की साहबजादी को 25,186 क्या आप वोटों से वहां शिकस्त दी के है। टर्नओवर से मुतमईन है? क्या वोटर इतना निकला कि उसके टर्नओवर के ऊपर यह फैसला कर लिया जाए कि वहां पे तमाम तर लोगों ने अपना जो इख्तियार है वो एमकेएम को दे दिया? देखिए, मुझे आपकी सवाल समझ में नहीं आई। ये टर्नओवर तो आप अगर मुल्तान की बात पूछ रहे हैं, मैं कराची की बात कर रहा हूं सर। जी, कराची की बात कर रहा हूं जहां पे इस पूरे इंतखाब के दौरान टर्नओवर सबसे कम था। देखो, वो टर्नओवर तो मेरे इलेक्शन में भी कम था, तो पीटीआई तो कम से कम दूसरे नंबर पे आती है, वो छठे नंबर पे आ गई। रमजान का महीना था, गर्मी की, चलें कादर मंदोहेल साहब, आपकी बात मान ली, सारा आपने दुरुस्त कह दिया। तो उसी इलेक्शन में जिसमें आपका एक कारकुन जीता और एक आप मुल्तान से सीट जीते और बाकी सारी सीटें आपकी पीडीएम बुरी तरह हारी, उस पर क्या कहेंगे? उसमें ये कहूंगा कि इनकी अपनी जीती हुई सीटों से हमने दो ये कादर मंदोहेल साहब, ये कोई भी दलील नहीं है कि अपनी छोड़ी हुई सीटें को जीत जाए। अगर ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो कोई दलील नहीं है ना। सुन ले मेरे भाई, मैं जिस सीट पे बैठा हूं, अगर कल का इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होता है और मैं इस सीट में वगैरह वगैरह अगर मैं कोई नहीं होता हूं, तो आप मुझे बताओ, और ये सीट दोबारा पीपल्स पार्टी नहीं जीती तो ये शिकस्त है पीपल्स पार्टी की। और अगर ये किसी और पंजाब में पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में कितनी सीटें हारे? अपनी जीती। देखो, थोड़ा सा और पहले चले, जब पंजाब के इलेक्शन हुआ 20 सीटों पे, तो 20 सीटों में से तहरीक इंसाफ की अपनी भी 20 सीटों को 5 उसने हार दिए, 15 सीटें जीत दिए। मैं अगर आप अगला प्रोग्राम में हम बैठेंगे तो मैं आपको पंजाब की उन 20 सीटों के हवाले से आपका क्या बयान था, आपने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, वो भी आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको याद दहानी रहे। मुझे याद है। लेकिन सवाल ये कि मैं आपको एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, हर आदमी की अपनी प्रेडिक्शन है। यकीनन हम कहते हैं हम जीतेंगे, यकीनन हम कहते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो सीटें थी किसकी? वो तो पीटीआई की थी। चलें, अब प्रेडिक्शन एक और दे दें, अगले जनरल इलेक्शन के बाद वजीर आजम कौन होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो बेचारी मरियम और इतना जो तैयारी करके बैठी हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो बेचारे इतने आपके वजीर आजम हैं, आप बिल्कुल छोड़ गए उन्हें, हाथ कर रहे हैं उनके साथ, क्या कर रहे हैं? अब आप ले रहे हो तफरी, ठीक है ना? नहीं, हम तो आप मुझे एक बात बताएं राना साहब, आप माशाल्लाह सीनियर तजनिगार है, एंकर है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि फलां वज़ीर आज़म कौन होगा, तो मैं दूसरी पार्टी का नाम लूंगा। अगर आप नून लीग से पूछेंगे तो वो क्या बिलावल साहब का नाम लेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, ऐसा तो ना ले इम्तिहान। तो क्या अगला इलेक्शन ये कर लें? ये तो यासा ने छेड़ दिया आपको और आपने हमें तहरीब कार बना दिया इसमें। ये बता दें, आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर लड़ेगी पीडीएम समेत, या आप अपना इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल में, मेरे जाती ख्याल, मेरे पार्टी से हट के मैं तर्जमान नहीं हुआ, एक आम रुकन के हिस्से से मेरे का तजिया है, अगर पीटीआई का जोर रहा, पीटीआई जो है ना वो मजबूत रही, तो यकीनन ये सारी जमातें मिलकर लड़ेंगी। और अगर पीटीआई खत्म हो गई है, जो कि हमें नजर आ रही है, तो हर पार्टी अपने अपने इलेक्शन लड़ेगी। जैसा भी कश्मीर के इलेक्शन आप देखें, ज्यादा सीटें जो है ना पहली नंबर पे पीटीआई ने लिए, दूसरे नंबर पे नून लीग लिए, तीसरे पीपल्स पार्टी ली है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो है ना एहतियात करके वो पीटीआई के जो चेयरमैन है उसको नहीं। चलें, आपने एक चीज तो मान ली कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत है, अगर मजबूत रही तो सब में, इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आप सब जो हैं, सब आप तस्लीम कर चुके हैं कि अब सब मिलें तो फिर तहरीक इंसाफ को हरा सकते हैं, वैसे नहीं। मैं आप मिक्सअप कर दिया। मैंने कहा अगर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ रही तो हम इकट्ठे लड़ेंगे, अगर स्ट्रेंथ नहीं रही है जो कि नजर आ रही है तो हम अलग अलग लड़ेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं स्ट्रेंथ किस तरीके से कम होगी? क्या कोई चेहरे कम हो जाएंगे? मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, गांव में अगर कोई जानवर गिर जाए तो उस जानवर को उस कुएं से निकालने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है।
यकीनन हम इकट्ठे हुए, हमारे दूर दूर के नजरियात नहीं मिलती हमारे नून लीग के साथ, ये फैक्ट है, नून लीग वाले भी बताएंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे कम होगी, वो ऐसे कम होगी कि ये हमारी कमजोरी है। मैं तस्लीम करता हूं, हमारी कमजोरी है कि इतना क्लियर कट तोशाखाना की 58 आइटम गायब है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इतना क्लियर कट इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग है 351 का फॉरेन फंडिंग का, उसके ऊपर केस नहीं हुआ है। गोगा गोगी का करप्शन के ऊपर केस नहीं हुआ, बिल इंटर्न वगैरह वगैरह, ऐसे सैकड़ों मुकदमात है जो कि इमरान नियाजी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ दर्ज हो सकते थे। पता नहीं नैब अभी तक तमाशा क्या देख रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूं, अब तो चेयरमैन नैब भी आपका है, हुकूमत भी आपकी है, प्रोसिक्यूटर भी आपका है, डंडा भी आपका है, पुलिस भी आपकी है, तो फिर इसका मतलब है आप बेबस हैं, या आप भी यही कहेंगे कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं? देखिए, आपने कैसे कह दिया पुलिस हमारी है? पाकिस्तान की 80% आबादी पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हमारे पास तो सिर्फ सिंध है, और फिर वफाक हमारे पास है। वफाक का जो खुद कहते हैं 27 किलोमीटर, 427 किलोमीटर की पुलिस हमारी है, आगे तो हमारी नहीं है। तो ये तो पहली बात हुई है। दूसरी बात ये कि मैं ये कहूंगा कि इनके खिलाफ अगर ये मुकदमा दर्ज हो गए, इनका जो करप्शन की कहानी है वो आम के सामने आ गई है, तो यकीनन इनका ये नहीं रहेगा जो आपको नजर आ रहे हैं। यानी स्ट्रेंथ जो इनकी है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर इनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है और मिल के पीडीएम इलेक्शन लड़ती है तो फिर पीडीएम के हक में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया इस हवाले से कादिर खान मंदुक अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।